बस बेटा, यही मेरा घर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहो। कोई बात नहीं अम्मा, वैसे इस उम्र में इतना बोझ लेकर चलना ठीक नहीं अम्मा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ अम्मा, अपना ख्याल रखना। उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर उसके सारे थैले रखकर आकाश मुस्कुराकर वहां से चल दिया और दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी औरत मन ही मन उसे ढेर सारी दुआएं दे रही थी। आकाश के माँ बाप नहीं थे, वो अकेला ही रहता था और हर समय दूसरों की मदद के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। फिर कुछ दिनों के बाद। अम्मा कैसी हो? अरे बेटा, तुम कैसे हो? सब्जी लेने आए हो? अच्छा हूँ अम्मा, और सब्जी लेने ही आया हूँ। सोच रहा हूँ आज घर जाकर क्या पका कर खाऊं। अरे ऐसा क्यों? घर पर और कोई नहीं है क्या? नहीं, मैं अनाथ हूँ अम्मा, बिल्कुल अकेला हूँ। तब तो तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए बेटा। हाँ अम्मा, सोच तो रहा हूँ, ये भी करके देख लेते हैं। जहाँ इतनी मुसीबतें हैं वहाँ एक और सही। तुम बड़े मजाकिया हो बेटे, और बहुत भले भी हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। इसके बाद आकाश उस बूढ़ी औरत से विदा लेकर अपने घर चला आया। फिर कुछ दिनों के बाद ही आकाश एक दूसरे शहर में काव्या के घर पर बैठा हुआ था। यहाँ आकाश और काव्या के रिश्ते की बात चल रही थी। काव्या देखने में बहुत ही सुंदर थी। तो आकाश बेटा, काम क्या करते हो? जी, फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। इतना कमा लेता हूँ कि काव्या को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। काव्या और उसके घर वालों को भी आकाश पसंद आ गया और इस तरह दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। और फिर एक दिन। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इसी शहर में रहती हो? तुमने पूछा ही नहीं। अरे पर मुझे तो ये लगा कि तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहती हो। नहीं, वो तो मैं छुट्टियों में जाती हूँ घर। अभी तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, इसीलिए यहीं गांधी रोड पर एक हॉस्टल में रहती हूँ। वो सब छोड़ो ना, अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ तो पूछो ना। तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? अब ये भी नहीं बताया कि दान दहेज क्या लोगे। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो समझी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे घर वालों से। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या लोगी? तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं मांगा। चाहिए तो सही, पर अभी नहीं, अच्छे से सोच समझ कर मांगूंगी। अरे बाप रे, ऐसा क्या मांगोगी? सब्र करो, बता दूंगी। आकाश काव्या की बात पर हंस दिया। फिर आकाश काव्या को उसके हॉस्टल छोड़कर अपने घर चला गया। उधर काव्या यही सोचने लगी कि उसे आकाश से क्या मांगना चाहिए। और फिर कुछ दिनों के बाद मैंने सोच लिया। क्या सोच लिया? कि मुझे शादी से पहले तुमसे क्या गिफ्ट चाहिए। शादी से पहले? हाँ, क्योंकि वो चीज शादी के बाद नहीं की जा सकती। अच्छा, ऐसा क्या है भला जो हम शादी के बाद नहीं कर सकते? पता है, मेरी सारी सहेलियों ने अपना प्री वेडिंग शूट बहुत अच्छे से कराया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा प्री वेडिंग शूट भी एकदम शानदार हो। हम दोनों सबसे पहले कश्मीर जाएंगे, फिर केरल, और फिर एक शूट राजस्थान में भी करेंगे। वैसे असम भी बढ़िया जगह है, तो वहाँ का भी प्लान रखते हैं। अब तुम बताओ, इन जगहों के अलावा और कोई जगह है तुम्हारे दिमाग में? काव्या की बात सुनकर आकाश गहरी सोच में चला गया, लेकिन काव्या को ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घर आकर आकाश ने हिसाब लगाया तो वो मायूस हो गया। काव्या के मन मुताबिक प्री वेडिंग शूट करवाने के लायक उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो काव्या को खुश भी देखना चाहता था। इसीलिए उसने अगले दिन ही बैंक से अपने नाम पर पूरे 5 लाख का लोन पास करा लिया और काव्या से प्री वेडिंग शूट के लिए हामी भर दी। लेकिन फिर एक दिन। हाँ जी मिस्टर जी, टिकट्स तो बुक हो गई ना? नहीं काव्या, वो ऐसा है कि हमारा प्री वेडिंग शूट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्या मतलब है इस बात का? तुमने ही तो कहा था ना तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। देखो आकाश, मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बोल दिया है कि हमारा प्री वेडिंग शूट बहुत शानदार होने वाला है, तो तुम ऐसे एन मौके पर मुझे धोखा नहीं दे सकते। काव्या, अचानक एक इमरजेंसी आ गई और वो पैसे मुझसे खर्च हो गए। खर्च हो गए? कहाँ? शराब में, जुए में, या किसी और अय्याशी में? अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मैं तुम जैसे बेकार इंसान से हरगिज शादी नहीं कर सकती। इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। आकाश काव्या को रोकता रहा। हॉस्टल पहुंचकर उसने फौरन अपने घर पर फोन लगाया और फिर, हेलो काव्या, है कहाँ तू? मैं तुझे परसों से फोन कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? मेरा फोन खराब हो गया था माँ। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? अरे क्या क्या बताऊं तुझे, तेरे पापा मरते मरते बचे हैं। हाँ? पर कैसे? मतलब क्या हुआ था?
3 दिन पहले तेरे पापा अचानक बेहोश हो गए। जब तेरा फोन नहीं लगा तो मैंने आकाश को फोन करके बुला लिया था। अस्पताल जाकर पता लगा कि इनके सिर में ट्यूमर है। ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, पर आकाश ने सारे पैसे एक झटके में दे दिए। सच काव्या, आकाश के रूप में दामाद नहीं बेटा मिल रहा है हमें तो। अरे लड़के तो दहेज लेते हैं, पर उसने तो उल्टा हमें पैसे दे दिए, और वो भी इतने सारे। सच काव्या के सामने था। उसे समझ आ गया था कि अपने प्री वेडिंग शूट की चाहत के सामने वो क्या ठुकरा कर आई है। वो फौरन आकाश के पास जाकर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो आकाश, मुझे नहीं कराना कोई प्री वेडिंग शूट। बस मुझे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, दोगे मुझे ये गिफ्ट? आकाश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जिसमें छिपी हाँ को समझते हुए काव्या भी खुश थी। और इस तरह अब तो ना आकाश अकेला था और ना ही काव्या को उससे कोई शिकायत थी। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? माँ, मैं अपनी गुड्डे गुड़िया से खेल रही हूँ। अरे वाह, तो आज तुमने अपनी गुड़िया को क्या बनाया है? माँ, आज ना मैंने अपनी गुड़िया को दुल्हन बनाया है और मैं अभी उसकी शादी करा रही हूँ। गुड्डे के साथ? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे वाह, इस गुड़िया का लहंगा तो बहुत ही प्यारा बनाया है तुमने। हाँ माँ, देखना शादी में जितने लोग भी आएंगे ना, वो सब गुड़िया के लहंगे की खूब तारीफ करेंगे। अच्छा, और कौन कौन आ रहा है शादी में? वो मेंढक जो पापा मेरे लिए मेले से लाए थे, मेरी पुरानी गुड़िया और वो गुड्डा जो मौसी ने दिया था, वो सब आएंगे। अच्छा है, चलो तुम खेलो, मैं चलती हूँ, घर के काम निपटाने हैं। आपने अपनी शादी में कौन सा लहंगा पहना था माँ? मैं कहाँ लहंगा पहन पाई मेरी गुड़िया, हम गरीब लोग हैं। वैसे मेरी माँ ने एक दुकान से लहंगे का दाम पता किया था, तो उसने बताया कि उसकी दुकान में सबसे सस्ता लहंगा ही उस वक्त 10,000 रुपए का था, तो मेरी माँ खरीद ही नहीं पाई। तो फिर आपने क्या पहना था अपनी शादी में? हाँ, फिर मैंने सूट सलवार पहना था। आप मेरी शादी में तो मुझे लहंगा दोगी ना माँ? सिया के सवाल का जवाब जया के पास नहीं था। वो बस चुपचाप उठी और वहां से चली गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया और सिया बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज में जाने लगी थी। फिर एक दिन घर की सफाई करते हुए, अरे वाह, देख तो सिया, अलमारी के ऊपर से क्या मिला? ये तो मेरी गुड़िया है माँ, जिसके साथ मैं बचपन में खेलती थी। खेलती नहीं थी, सारा दिन बस इसी के साथ रहती थी। और देख इसका लहंगा अभी भी वैसा ही है, बस थोड़ा फीका पड़ गया है। याद है तुझे? हाँ माँ, सब याद है। और अब समझ में आता है कि आप उस दिन मेरे सवाल का जवाब दिए बिना क्यों उठकर चली गई थी। क्या करें बेटी, गरीबों के भाग्य में ये लहंगे वहंगे कहाँ होते हैं। माँ, ऐसे तो हमारे जैसे लोग कभी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते होंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही है। तो माँ, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं सिलाई कढ़ाई का काम सीखूं और फिर सस्ते लहंगे बनाकर बेचूं, कैसा रहेगा? बात तो तेरी सही लग रही है। तेरा कॉलेज भी खत्म होने वाला है, मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ। सिया का आइडिया उसकी माँ जया को भा गया था और उसके पिता जनक राम को भी अच्छा लगा। कुछ दिन बाद ही सिया ने शहर में एक सरकारी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, जहाँ सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता था। 1 साल तक सिया ने पूरी लगन और मेहनत के साथ सिलाई कढ़ाई का काम सीखा और फिर एक दिन, कितनी खुशी की बात है, आज हमारी बिटिया अपनी दुकान खोल रही है। हाँ भाई सिया, हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटी, पर एक बात समझ नहीं आई कि लहंगे तो इतने महंगे बिकते हैं, तो फिर तुम उन्हें सस्ते में कैसे तैयार करोगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है पापा। देखिए, कोई जीवन में एक बार ही शादी करता है, तो वो शादी में खर्चा करने से पीछे नहीं हटता। बस इसी का फायदा उठाते हैं शोरूम वाले। सामान लगाएंगे 25,000 का और लहंगा बेचेंगे 1 लाख का। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2-3 हजार में लहंगा बनाऊं और उसे 4-5 हजार का बेचूं। इतनी समझदारी कैसे आ गई तुझमें? आपके साथ रहते रहते। उस दिन के बाद से सिया की जिंदगी बदल गई। वो पूरी तरह से अपनी दुकान में ही रम गई। वो खूब मेहनत करती और हर रोज एक नया लहंगा तैयार करती। उसके डिजाइन बहुत ही प्यारे थे। धीरे धीरे लोग उससे आकर लहंगे खरीदने लगे। जब वो लहंगों के रेट सुनते तो हैरान रह जाते और बाकी लोगों को भी सिया की दुकान के बारे में बताते। एक दिन एक मोटरसाइकिल सिया की दुकान के सामने आकर रुकी। हाय, आप सिया हो? हाँ जी, बताइए। मेरा नाम निशांत है। मुझे पता चला कि आप सस्ते और बहुत ही अच्छे लहंगे बनाते हो।
ओह, तो आपको लहंगा चाहिए? नहीं नहीं, देखिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। देखिए आप भी जानती हैं कि शोरूम वगैरह में लहंगे कितने महंगे मिलते हैं, हर आदमी उन्हें खरीद नहीं पाता। पर वैसे ही लहंगे आप 3-4 गुना कम कीमत में बेच रही हैं, क्यों ना हम आपके इन लहंगों को पूरे देश में सप्लाई करें सस्ती कीमतों पर। आपकी बात अच्छी तो लग रही है, पर मैं अकेली कितने लहंगे बनाऊंगी और हम उसे बेचेंगे कैसे? मिस सिया, डोंट वरी, मैं भी आपकी तरह एक गरीब घर से आता हूँ, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर और वेबसाइट के बारे में जानता हूँ। हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे और सारे लहंगे आप क्यों बनाओगी, इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। जितने लोगों ने आपके साथ ये काम सीखा था उन्हें आप अपने साथ जोड़िए ना, उनका भी भला होगा, गरीबों का भी भला होगा, और आप और हम भी 2-4 पैसे कमा लेंगे। निशांत बहुत ही स्मार्ट लड़का था, उसका आइडिया सिया को भा गया। सिया ने कुछ देर सोचने के बाद उसे हाँ कर दिया। दोनों ने मिलकर उन सारे लोगों को फोन लगाया जिन्होंने सिया के साथ सिलाई कढ़ाई का काम सीखा था। सारे लोग खुशी खुशी मान गए। अब तो हर रोज 20-25 लहंगे तैयार होने लगे और उधर निशांत ने उन लहंगों को वेबसाइट पर बेचना शुरू कर दिया। 15-20 हजार वाले लहंगे 5-6 हजार के रेट में देखते ही लोग उन्हें खरीदने टूट पड़े। डिमांड बढ़ने लगी तो सिया और निशांत ने शहर से बाहर एक बड़ी सी जमीन किराए पर लेकर उसमें एक छोटी सी फैक्ट्री डाल ली। सारे लोग वहीं आकर काम करने लगे। सारे लोग खुश थे। एक दिन, सिया इधर आओ ना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। निशांत के हाथ में एक पैकेट था जो उसने सिया को दे दिया। तभी वहां फैक्ट्री के सारे लोग आ गए। वो सभी सिया के दोस्त थे। उस पैकेट को जैसे ही सिया ने खोला, उसमें एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये किसने डिजाइन किया? ये डिजाइन तो बहुत बिकेगा। सिया, अब ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया है तुम्हारे लिए। क्या तुम इसे मेरी दुल्हन के तौर पर पहनना पसंद करोगी? निशांत की बात सुनते ही सिया कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी वहां खड़े सिया के सारे दोस्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और फिर शादी वाले दिन हर किसी की नजरें सिया पर ही टिकी थी। हर कोई उसके लहंगे को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था। तभी उसकी माँ जया उसके पास आई। उनके हाथों में वही गुड़िया थी। आज मेरी गुड़िया की शादी है और मेरी गुड़िया सबसे प्यारी लग रही है।